नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दिल्ली में इस वक्त 3 पावर सेंटर हैं। गुजरात भवन, जहां पर मोदी रुके हुए हैं, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का घर और आरएसएस का दफ्तर। तो बीजेपी के नेता और उनके जो सहयोगी हैं, इन्हीं तीनों जगहों की जो प्रदक्षिणा है उसमें जुटे हुए हैं। हर नेता अपनी तरह से लामबंदी करने में जुटा हुआ है। देश के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मोदी का कैबिनेट कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। ये जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात भवन में बैठे रहे और लोग उनसे मिलने आते जाते रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज भी उनसे मिलने पहुंची। यहां आने से पहले वो राजनाथ सिंह के घर भी हो चुकी थी। सबसे व्यस्त अरुण जेटली और अमित शाह नजर आए। वो मोदी, राजनाथ और संघ के दफ्तर आते जाते रहे। तो देश का कौतूहल बढ़ता जा रहा है। आखिर कैसी होगी मोदी की कैबिनेट, किसको क्या जगह मिलेगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आरएसएस कुछ समय के लिए राजनाथ सिंह को पार्टी अध्यक्ष के तौर पर ही बने रहना देना चाहता है, लेकिन खुद राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनना चाहते हैं। खबर ये भी है कि अगर राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनते हैं तो आंतरिक सुरक्षा का हिस्सा गृह मंत्रालय से अलग कर नरेंद्र मोदी अपने पास रख सकते हैं। सूत्रों का मानना है कि सुषमा स्वराज को मानव संसाधन मंत्रालय दिया जा सकता है। जानकारी ये भी है कि अरुण शौरी को शायद देश का अगला वित्त मंत्री घोषित कर दिया जाए, लेकिन इस रेस में अरुण जेटली भी शामिल हैं। अरुण जेटली को या वित्त मंत्रालय दिया जाएगा या फिर उन्हें विदेश मंत्रालय दिया जाएगा। ये सारी गहमागहमी दरअसल भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के बीच जो बैठकें हो रही हैं उनके चलते और इन नेताओं के साथ जो आरएसएस की बैठकें चल रही है उसके जरिए हो रही है। अब सवाल उठता है अडवाणी और जोशी का। सूत्रों की ताजा खबर को माने तो अडवाणी स्पीकर नहीं बनने वाले। उन्हें संघ मार्गदर्शक की भूमिका में ही देखना चाहता है। ऐसी स्थिति में करिया मुंडा लोकसभा स्पीकर हो सकते हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि मुरली मनोहर जोशी के हाथ रक्षा मंत्रालय लग सकता है। खबरों के मुताबिक नितिन गडकरी चाहते हैं कि उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन फिलहाल ये मामला अटका नजर आ रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर मोदी अपने सहयोगियों को पार्टी में किस तरह से शामिल करेंगे। रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान के साथ मिलने पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि उनके बेटे को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो उधर महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले भी खुलकर मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया था, तो मुझे लगता है कि भाई अगर कैबिनेट मंत्री पद देंगे तो मतलब उसका फायदा बीजेपी को ही सबसे ज्यादा देश को हो सकता है। इसीलिए हमारा आग्रह रहेगा कि भाई कैबिनेट मंत्री पद देने के संबंध में विचार होना चाहिए। मंगलवार को बीजेपी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अपनी संसदीय दल की बैठक करेगी। उससे पहले तकरीबन मोदी के कैबिनेट पर फैसला हो चुका होगा। कल्याण सिंह इशारा कर रहे हैं कि 24 या 25 मई को मोदी शपथ ले सकते हैं। पूरे देश की निगाहें लगी हैं और कौन कौन मोदी के साथ शपथ लेने वाला है। क्या मोदी अपनी कैबिनेट में श्रीधरन जैसे कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो मोदी की कैबिनेट को लेकर जारी गहमागहमी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से राजनाथ सिंह के घर पर हमारे सहयोगी एहतिशाम खान इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ आरएसएस दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज गुप्ता और दिल्ली के गुजरात भवन से विक्रांत यादव हमारे पास है। सबसे पहले हम गुजरात भवन का ही यहां पर रुख करना चाहेंगे। मेन पावर सेंटर जो बना हुआ है जहां पर मोदी रुके हुए हैं। विक्रांत, हर कोई ये चाह रहा है, जिस तरह से मुलाकातों का दौर चल रहा है, कि एक नजर हम पर पड़ जाए तो शायद उनको हमारे बारे में भी कोई ख्याल आ जाए। तो मुलाकात तो एक बहाना है, दरअसल पाना तो कुछ और ही है। देखिए, बिल्कुल 10 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है और ऐसी सत्ता जिसमें प्रचंड बहुमत पार्टी को मिला है। तो इस बार जो पावर सेंटर है ये गुजरात भवन है। हालांकि यहाँ से 7 रेसकोर्स जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है वो भी 200 मीटर की दूरी पर ही है, जो कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी का सरकारी आवास होगा। लेकिन गुजरात भवन दिल्ली का पावर सेंटर बना हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुके हुए और बीजेपी से जुड़े हुए जो बाकी दल भी हैं उनके नेता नरेंद्र मोदी से मिलकर एक बार मिलना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि वो पार्टी के और सरकार के कितना काम आ सकते हैं। और लेकिन ये जो कैबिनेट बनने वाली है, हिमानी, जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, ये पूरी तरीके से इस कैबिनेट में नरेंद्र मोदी की छाप दिखाई देगी और जिस तरीके की चीजों के लिए वो माने जाते हैं कि जो दिखाई देता है उससे अलग वो कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो इस कैबिनेट में भी कुछ ऐसा जरूर दिखेगा जिससे कहा जाएगा कि ये नरेंद्र मोदी की कैबिनेट है। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे रुक करेंगे आरएसएस दफ्तर का, जहां पर नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हाजिरी तो वहां पर भी लग रही है, लेकिन जिस तरह से विक्रांत यहां पर कह रहे थे कि पूरी तरह से नरेंद्र
नरेंद्र मोदी का जो इंपैक्ट है वो नजर आएगा, कैबिनेट जो उनका पूरा मंत्रिमंडल है। लेकिन साथ ही ये भी यहां पर बात आ रही थी कि जो बुजुर्ग हैं उनकी अनदेखी ना हो। देखिए हिमानी, ये संघ दफ्तर पर कल से ही पिछले 2 दिन के अंदर जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, जो जीते हुए नवनिर्वाचित सांसद हैं, पुराने धुरंधर हैं, या फिर जो भावी सरकार के रणनीतिकार हैं, जो पूरा बुके है बीजेपी नेताओं का, वो आरएसएस दफ्तर में माथा टेकने के लिए आ रहा है। अब चाहे बीजेपी हो, वो नेता हो, या फिर आरएसएस के पदाधिकारी हो, कहा यह जा रहा है कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। अंदर सर कार्यवाह भैयाजी जोशी, सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, प्रचारक इंद्रेश कुमार, ये लोग हैं जिनसे तमाम लोग मिल रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस बार जो प्रचंड बहुमत लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी, उसका इनाम संघ उन्हें जरूर देगा और उनकी छाप कैबिनेट पर रहेगी। लेकिन जो पिछले तजुर्बे हैं आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों के, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी खुली छूट, 100% की खुली छूट नरेंद्र मोदी को दे दी जाएगी। आपको याद होगा 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट बनी थी, तो किस तरीके से आरएसएस ने उसके अंदर दखलंदाजी की थी। एक वक्त पर जसवंत सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर ना बनने देने के लिए आरएसएस ने जोर लगाया था और अटल बिहारी वाजपेयी अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह को नहीं बना पाए थे। तो ये पुराने तजुर्बे हैं। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने अकेले दम पर एक प्रचंड बहुमत पाया है। तो संघ नेताओं के अंदर, संघ के अंदर ये एक फीलिंग है कि नरेंद्र मोदी को उनकी टीम चुनने की आजादी दी जाए। नीरज, मैं एक चीज और यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ, फिर आप विस्तार से उसका जवाब दीजिएगा कि अमित शाह को हम किस तरह से देखें यहाँ पर, जिस तरह से बार बार वो आ रहे हैं, क्यों आखिर? देखिए अमित शाह जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अभूतपूर्व जीत बीजेपी को दिलवाई है, 80 में से गठबंधन को 73 सीटें मिली है और बीजेपी को 71 सीटें अकेले मिली हैं, और वो नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से करीबी हैं, उसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं है कि जो भी नरेंद्र मोदी के आगामी जो नरेंद्र मोदी के आने वाले फैसले होंगे उनमें अमित शाह की एक राय जरूर होगी। और अमित शाह जो है वो इस पूरे मैच के, इस इंडियन पॉलिटिकल लीग का जो मैच हुआ है जिसमें बीजेपी जीती है, इसके मैन ऑफ द मैच अमित शाह है। तो अमित शाह की आने वाले दिनों में तमाम रणनीतियों में, तमाम फैसलों में एक बड़ी भूमिका होने वाली है। यही वजह है कि कल से लेकर आज तक वो नरेंद्र मोदी के साथ लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। उसके बाद आज सबसे लंबी मुलाकात, करीब 10 लोगों ने, 10-12 लोग आरएसएस मुख्यालय आ चुके हैं, लेकिन सबसे लंबी मुलाकात 1.5 घंटे की अमित शाह ने की है आरएसएस पदाधिकारियों के साथ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के अंदर जो बातें हो रही हैं, जो विचार हो रहे हैं, और आरएसएस की रजामंदी और आरएसएस तक उन्हें पहुंचाने के लिए अमित शाह एक पुल का काम कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में भी उनकी ये अहमियत हमें लगातार देखने को मिलेगी। बिल्कुल। एहतिशाम खान भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनाथ सिंह के घर के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं, वहां पर भी लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। लेकिन एहतिशाम, अगर हम वहां पर देखें, इससे पहले हमने देखा था कि सुषमा स्वराज भी वहां पर पहुंची थी, नाराज थी, वो ये चाहती है कि उनको विदेश मंत्रालय दिया जाए। लेकिन जिस तरह से बात सामने आ रही है कि हो सकता है उनको रक्षा मंत्रालय मिल जाए। खुद राजनाथ की भी बात करें तो फिलहाल वो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी एक वो है कि वो गृह मंत्री का उनको पद मिल जाए, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। देखिए हिमानी, जिस तरह से विक्रांत और नीरज बता रहे थे कि जो मंत्रालय का बंटवारा होने वाला है उसमें नरेंद्र मोदी का छाप नजर आएगा और राजनाथ सिंह उसके लिए एक कड़ी है। तो जिन लोगों को भी अपनी बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है वो यहां पर राजनाथ सिंह के पास आ रहे हैं। राजनाथ सिंह खुद अपने लिए जो चाहते हैं उसके लिए भी गुहार लगा रहे हैं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के अंदर के हों या संघ के आइडियोलॉग हों, इससे पहले एस गुरुमूर्ति भी यहाँ पर आए थे, इसके अलावा सुषमा स्वराज भी आई हैं, रामलाल जो कि संघ और बीजेपी के बीच में एक कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, वो भी यहां आए थे। तो ये पूरा मंथन चल रहा है और जिनको भी अपना मैसेज नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना है वो राजनाथ सिंह के जरिए हो रहा है। तो सुबह से ये जमावड़ा यहां लगा है, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं और ये सिलसिला हम आगे भी देखते रहेंगे जब तक के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता है।